Hello everyone, myself Sarika Gautam and I am inorganic chemistry teacher at Bansal Academy. जैसे कि आप सबको पता है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर CSIR नेट के लिए 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मोमेंट। ऑलरेडी हमारे 4 टॉपिक्स हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका टॉपिक है ये CSR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन भी आ ही जाता है, जिसमें सिंपली आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी होती है। ट्रांजिशन मेटल के लिए हो सकती है या फिर लेंथेनाइड आयंस के लिए हो सकती है। ठीक है। और सबसे पहले तो यही है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। लेंथेनाइड आयंस या फिर ट्रांजिशन मेटल के लिए आपको डायरेक्टली सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला, ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है या फिर 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्वेश्चन भी इसमें से पूछ लेते हैं। ठीक है। या फिर आपको ओनली जी वैल्यू निकालना पूछ लेंगे। ठीक है। वैसे भी अगर आपको लेंथेनाइड्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है तो आपको जी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेंगे ट्रांजिशन मेटल्स के लिए स्पिन ओनली वैल्यू निकालो, या फिर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन निकालो, या फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो आज हम इन्हीं सबके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है। वीडियो को के एंड तक बने रहना। ठीक है। तो आपका इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू इंटरैक्ट विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करने की, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। अब देखो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो होगी मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। अब देखो, बात करें पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरो, तो सबसे पहले डायामैग्नेटिक में क्या होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये क्या होती है हमारे पास, इंडिपेंडेंट होती है इसकी मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, ओके। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डिपेंडेंस बता रहे हैं टेम्परेचर के साथ। ठीक है। तो देखो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑल्सो हमारे पास जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है। कि रूम टेम्परेचर के ऊपर होमो और ल्यूमो के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके क्या हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ऐसे। ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर चला गया। ठीक है। तो होगा क्या कि इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अब मैग्नेटिक मूवमेंट दिखेगी। ठीक है। और जो ये जो एक्साइटेशन है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कैसा हमारे पास मैग्नेटिज्म शो करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो ये इसका जो मैग्नेटिज्म होता है डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है KMnO4। ठीक है। तो ये टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है। बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। ठीक है। तो इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है। उसका रीजन क्या है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की जो रेंडमनेस होगी वो भी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। जो रेंडमनेस होगी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बेसिकली कम हो जाएगी। जीरो हो जाएगी मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगी। ठीक है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट कम होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक मोमेंट के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है हमारे पास वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा C/T। सी क्या होता है हमारे पास, सी होता है क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है। क्यूरीज कांस्टेंट।
ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर हम फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है C/T - थीटा। ठीक है, अब देखो जो थीटा होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है और थीटा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव किसके लिए होगी, पॉजिटिव होगी फेरो एंड फेरी के लिए। ठीक है, और नेगेटिव किसके लिए होगी, एंटी फेरो के लिए। तो आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि जो थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, एंटी जहां लिखा है ना वहां पे नेगेटिव होगी थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इनमें ग्राफ भी आता है बनाने के लिए, तो आप ग्राफ इसमें ड्रॉ कर देना। ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर, इस तरह से ग्राफ होगा। तो ग्राफ बनाना तो ईजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंस किस तरह से है इसकी। ठीक है, इसके बाद जो हम अभी करेंगे नेक्स्ट, वो हम करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जो कि हमारा मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, हमें बतानी है मैग्नेटिक, निकालनी है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने ले लिया हैवियर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, एक हमने ले लिया लाइटर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स के लिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आती है निकालने के लिए, वो किसके लिए आती है, लेंथेनाइड एंड ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं। ठीक है, तो हैवियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लेंथेनाइड। ठीक है, तो इसमें आगे हमारे पास कौन सी कैटेगरी, जो हम लेंथेनाइड्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। और इसमें आगे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से वाले, 3D वाले। ठीक है, ये वो वाली कैटेगरी होगी। अब देखो, हैवियर एलिमेंट्स के लिए हमारे पास हम क्या लेते हैं, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग लेते हैं, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है, और जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है, इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, कपलिंग इज नॉट सो, इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट। ओके, अब देखो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, G√of J इंटू J+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, जो G होता है ये होता है लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, स्प्लिटिंग फैक्टर। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, जे की तो आप निकाल लोगे, जी की निकालनी पड़ेगी। जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 3/2 प्लस एस इंटू S+1 माइनस एल इंटू L+1 अपॉन 2J इंटू J+1। ठीक है, इस तरह से आप निकालोगे जी की वैल्यू, उसको इस इक्वेशन में पुट करोगे, फिर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी लेंथेनाइड्स के लिए। अगर बात करते हैं हम लाइटर एलिमेंट्स की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लाइटर एलिमेंट्स की, तो लाइटर एलिमेंट्स के लिए हमारे पास जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बोला स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इज नॉट सो सिग्निफिकेंट, तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो होती है √of 4 इंटू S+1। ठीक है, प्लस L+1। ये किसके लिए होती है, ये होती है फ्री मेटल आयन के लिए, फ्री मेटल आयन के लिए। ठीक है, आगे लिखते हैं, लाइटर एलिमेंट्स के लिए हम कर रहे हैं, लाइटर एलिमेंट्स के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइटर एलिमेंट्स के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी है, √of 4 इंटू S इंटू S+1 प्लस L+1। कब होगी ये हमारे पास, जब हमारे पास कैसा होगा, मेटल आयन कैसा होगा, फ्री मेटल आयन हम जब लेंगे। ठीक है, फ्री मेटल आयन। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन होता है, जो मेटल होता है,
ठीक है, जो मेटल आयन होता है वो लिगेंड के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, लिगेंड के साथ। तो लिगेंड के साथ मेटल आयन कैसे अटैच होता है? अपने ऑर्बिटल्स के थ्रू, है ना। यानी कि जो ऑर्बिटल्स है वो बंध गई अब लिगेंड्स के साथ। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन था, ऑर्बिटल मोशन था, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का कैसा हो गया? क्वेंच्ड हो गया, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन था जो इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें क्वेंचिंग होगी, जिसकी वजह से हमारे पास अब हम ऑर्बिटल जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? स्पिन ओनली वैल्यू 4s इंटू एस प्लस वन, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये कैसी है? स्पिन ओनली वैल्यू, स्पिन ओनली। अब देखो क्या है यहाँ पे, आपको पता है स्पिन क्या होती है? जितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इंटू 1/2, यही होगी स्पिन। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्पिन n/2 होती है। अब इस वाली वैल्यू को आप पुट करो इसके अंदर, क्या आ जाएगी आपके पास? 4 इंटू n/2 और n/2 प्लस वन, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, सॉरी, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये क्या आ जाएगी? इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2n और ये आ गया n+2/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, ठीक है। तो हमारे पास स्पिन ओनली वैल्यू क्या आ गई? स्पिन ओनली वैल्यू हमारे पास आ जा, ऐसे आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट कि आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकालोगे इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, डायरेक्टली इसमें n की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया जब हमारे पास कैसे हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, किसके लिए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे लेंथेनाइड्स के लिए किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया है 4f2, ठीक है, 4f2। तो 4f2 के लिए आप क्या करोगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, ठीक है, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। स्पिन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? स्पिन की वैल्यू अब देखो 4f2 है, यानी कि ये हमारे पास लेंथेनाइड दिया है। लेंथेनाइड्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था? g इंटू अंडर रूट ऑफ j इंटू j+1, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा ये। s की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है? s की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हाफ प्लस हाफ, ठीक है, कितनी होगी? 1, ठीक है। और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, कितनी होगी हमारे पास? 5, ठीक है। अगर हम J वैल्यू निकाले, J वैल्यू क्या होती है? जब हमारे पास हंस रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है कि अगर हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फिल्ड है, तो J वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्राउंड स्टेट जो J वैल्यू होगी वो हो जाएगी L-S, ठीक है। तो L-S के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 -1, यानी कि कितनी आ गई? 4। तो J वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है? 4 आ जाती है, ठीक है। यानी कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4+1, तो कितनी आ गई? g इंटू अंडर रूट ऑफ 20। अब g की वैल्यू भी निकालनी पड़ी आपको। g की वैल्यू क्या होती है? 3/2 प्लस s इंटू s+1 माइनस l इंटू l+1 अपॉन 2j इंटू j+1, ठीक है। तो g की वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस s की वैल्यू कितनी है? देखो 1 इंटू 1+1 माइनस l की वैल्यू कितनी निकाली है? 5 इंटू 5+1 अपॉन 2j वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 इंटू 4+1 इज 5, ओके। तो यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे पूरा, तो यहाँ से आपके पास जो जी वैल्यू होगी वो आ जाएगी 4/5, ठीक है।
4/5। और अगर आप इसको यहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है 4/5 √20। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3.52 बोहर मैग्नेटॉन। आपके पास अब क्वेश्चन पेपर में आपके पास कैलकुलेटर आने लगा है, तो आप डायरेक्टली सिंपली कैलकुलेटर से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, और जब कैलकुलेटर नहीं आता तो कैलकुलेशन ही ऐसी होती थी कि वो इजीली निकल जाती थी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो सॉल्व, तो ये बहुत इजी होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपने अपनी कैलकुलेशन प्लस माइनस इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, ये बस आपके पास जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास सॉरी लेंथेनाइज आएंगे, उनके लिए सिंपली आप मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, उसके बाद देखो दो केसेस में एक्सेप्शन होती है, एक यूरोपियन प्लस एक सिमेरियम प्लस 3, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, बाकी सारे लेंथेनाइट्स हैं, इनके लिए आपने मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ ऐसे ही निकालनी है। जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट आती है वही एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट भी आती है, एक्सेप्ट फॉर टू केसेस, सिमेरियम प्लस 3 एंड यूरोपियम प्लस 3। ये मैं आपको अभी आगे बता दूंगी। ठीक है, ये सिमेरियम प्लस 3 एंड यूरोपियम प्लस 3 जो लेंथेनाइट्स है, सिर्फ इनके लिए कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट और जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिफरेंट आती है। बाकी सभी लेंथेनाइट्स के लिए सेम आएगी, जो आपके पास जैसे इसके लिए आ गई 3.52, तो ऐसे ही आपके पास बाकी सबकी भी आएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं लाइटर एलिमेंट्स के लिए, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सेस की, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, तो इनके लिए क्या होता है कि जो हमने देखा कि जो ऑर्बिटल मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन उसमें क्या हो जाती है, क्वेंचिंग हो जाती है। ऑर्बिटल मोशन में क्या हो जाती है, क्वेंचिंग हो जाती है। ओके, ऑर्बिटल मोशन क्वेंच्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो ग्रेटर होती है स्पिन ओनली वैल्यू से। ठीक है, जो हमारे पास ये स्पिन ओनली वैल्यू होती है, इससे ज्यादा वैल्यू आती है एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो रीजन है वो क्या रहते हैं, एक तो इसके रीजन है कि हमारे पास कुछ केसेस हो सकते हैं जिनमें क्या हो, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा कि मैंने बोला ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्योंकि ऑर्बिटल मोशन में क्वेंचिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हो सकता है कि कुछ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहा हो, इसी वजह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, मतलब कि रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर वाले लेवल में चले जाते हैं, मतलब लूमो में चले जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म भी शो कर रहे हो। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास क्या शो कर रहे हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म भी शो कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक जो करेक्टर है वो बढ़ रहा हो। ठीक है, तो ये दो रीजन हो सकते हैं हमारे पास किसके, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आने के स्पिन ओनली वैल्यू से। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस किस केस में आएगा और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म किस केस में आएगा। तो देखो हमने किए थे दो केसेस। ठीक है, तीन केसेस किए थे हमने। मैंने ये फर्स्ट जो आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन था उसमें भी कराया था कि हमारे पास जो स्टेट्स है ना, जब क्रिस्टल से स्प्लिटिंग होती है तो हमारे पास स्टेट्स जो है वो ट्रिपली डीजनरेट भी हो सकती है, ट्रिपली डीजनरेट भी हो सकती है। ठीक है, वो डबली डीजनरेट भी हो सकती है, और ऐसी स्टेट भी हो सकती है कि हमारे पास क्या हो, वो नॉन डीजनरेट हो, नॉन डीजनरेट भी हो सकती है। ठीक है, ट्रिपली डीजनरेट का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास P2G कैसा होता है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड, अनसिमेट्रिकली फिल्ड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आपके पास है D1 या फिर D2 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? जैसे D1 है, D1 में जैसे सपोज ये ऑक्टाहेड्रल वाला सिस्टम है, ठीक है? तो D1 है तो आपको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस बीच वाले ऑर्बिटल में भी हो सकता है, ठीक है? अगर ये DXY है तो DYZ में भी हो सकता है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में हो सकता है? DZX में भी हो सकता है, ठीक है? तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास इसकी 3 पॉसिबल स्टेट्स और डीजेनरेट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हम इन ऐसे सिंपली याद रख लेते हैं कि जब भी T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, जैसे कि D4 लो स्पिन हो गया, ठीक है? जैसे D4 लो स्पिन जब होगा तो कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4। तो इसमें भी देखो T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है, T2G सिमेट्रिकली का फील्ड होगा, या तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो। वैसे ही D5 लो स्पिन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है? लो स्पिन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है? और ये सारे केसेस हमारे क्या बनते हैं कि जब हमारे पास T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड रहेगा, ठीक है? तो अब देखो कि हमारे पास क्या है, T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है इसमें, तो ये आ गया हमारे पास कैसी स्टेट? ट्रिपली डीजनरेट स्टेट आ गई, ठीक है? सिमिलरली डबली डीजनरेट कब होती है? जब हमारे पास EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है, EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है, ठीक है? अनसिमेट्रिकली फिल्ड, ठीक है? जैसे कि आपके पास क्या हो गया, D6 हाई स्पिन हो गया, ठीक है? D6 हाई स्पिन नहीं, D6 हाई स्पिन नहीं, सॉरी, D4 हाई स्पिन कर लो इसको। जैसे कि आपके पास क्या हो गया, D4 हाई स्पिन हो गया। जैसे आपके पास हो गया D4 हाई स्पिन, ठीक है? D4 हाई स्पिन में क्या होगा, या फिर D9 सिस्टम हो गया। D4 हाई स्पिन में 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे EG जो है, देखो T2G सिमेट्रिकली, EG है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी और यहाँ भी हो सकता है। तो बेसिकली जब EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो दो डीजनरेट स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए हम उसको डबली डीजनरेट बोल देते हैं, ठीक है? उसके बाद D9 भी इसी में आता है, ठीक है? और D7 लो स्पिन भी इसी में आता है। D7 लो स्पिन में क्या होगा, D7 लो स्पिन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन नीचे ही फिल हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इस तरह से, ठीक है? नॉन डीजनरेट में क्या होगा, नॉन डीजनरेट में जब एक ही स्टेट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? जैसे कि हमारे पास क्या है, D3 है, ठीक है? D3 है, ऑक्टाहेड्रल वाले केस बता रही हूँ मैं, टेट्राहेड्रल में भी ये सेम चीज अप्लाई होगी। D3 है, ठीक है? D3 में बस इसकी एक ही स्टेट एग्जिस्ट करती है, तो ये नॉन डीजनरेट वाला केस हो जाएगा। सिमिलरली D8 है, D8 में कैसे होगा, D8 लो स्पिन ले लो चाहे हाई स्पिन ले लो, क्या आएगा हमारे पास, वो T2G भी सिमेट्रिकली फील्ड है, EG भी सिमेट्रिकली फील्ड है, यानी कि ये भी क्या आ गया हमारे पास, नॉन डीजनरेट वाला केस आ गया। तो ट्रिपली डीजनरेट मतलब T2G अनसिमेट्रिकल कली फील्ड, और EG डबली डीजनरेट मतलब EG अनसिमेट्रिकली फील्ड, नॉन डीजनरेट मतलब कि सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो अब देखो हमारे पास, मैंने बोला कि आपके पास क्या होता है, एक होते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, कुछ शो करती हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है? और कुछ आपके पास शो करेंगे कुछ आपके पास शो करेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है? तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने अभी अभी जैसे हमने किया कि हमारे पास क्या होता है, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट्स होती हैं, ठीक है? ट्रिपली डीजनरेट होती है, ठीक है? और एक हो गई डबली एंड नॉन डीजनरेट, ठीक है? नॉन डीजनरेट डीजनरेट, ठीक है? जो ट्रिपली डीजनरेट होती हैं स्टेट्स, उनमें आ जाता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है? अब देखो कंट्रीब्यूशन, मैंने क्या बोला था कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किसमें होता है, जब हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भी, देखो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम नहीं पा रहे थे, क्योंकि लिगेंड्स के साथ मेटल ने बॉन्ड बना लिया था, तो इनका जो ऑर्बिटल मोशन था इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें क्वेंचिंग हो गई थी, ठीक है? क्योंकि ऑर्बिटल्स के थ्रू बॉन्डिंग हो गई थी लिगेंड के साथ में, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ, हमारे
क्या है जो T2G है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि ऐसा होगा कि अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा कि स्पेस खाली होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ऑर्बिटल मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का, जब T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसी वजह से ऑर्बिटल मोशन कुछ ना कुछ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा ट्रिपली डीजनरेट के केस में। सिमिलरली डबली डीजनरेट और जो नॉन डीजनरेट होते हैं ये क्या शो करते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब कि रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ऐसे स्टेट्स होंगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर एक्साइट होके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, जो डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जा सकते हैं और वो कुछ मतलब मैग्नेटिज्म शो करेंगे स्पिन ओनली वैल्यू से भी ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम करते हैं ट्रिपली डीजनरेट का केस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि अगर आपके पास क्या होगा, ट्रिपली डीजनरेट। सबसे पहले तो देखो क्या होगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछी जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली सिंपली पूछा है आपसे कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो और फॉर्मूला में उसको डालो और आपके पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। लेकिन आपसे अगर ऐसे पूछा है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, या फिर स्पेसिफिकली लिखा है कि इसकी अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। फिर आप देखोगे कि जो आपके पास आपको जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है वो ट्रिपली डीजनरेट है, नॉन डीजनरेट है, डबली डीजनरेट है। ठीक है, अगर वो ट्रिपली डीजनरेट होगा तो उसमें आप ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लोगे। ठीक है, और अगर वो नॉन डीजनरेट या डबली डीजनरेट होगा तो उसके लिए आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म निकालोगे। अब निकालना कैसे है वो हम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ट्रिपली डीजनरेट का केस ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिपली डीजनरेट का हम सबसे पहले केस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि है CO H2O 6+2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोबाल्ट+2। ठीक है, कोबाल्ट+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो लिगेंड्स वीक ही होते हैं, वाटर तक सारे लिगेंड्स वीक ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये D7। ठीक है, और कैसा, D7 हाई स्पिन। ठीक है, क्योंकि वीक लिगेंड है, तो कैसे होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है, यानी कि यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, T2G5 EG2। ठीक है, T2G इज अनसिमेट्रिकली फील्ड। ठीक है, तो यानी कि कुछ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ या इस ऑर्बिट के अंदर घूम सकते हैं। ठीक है, रिवॉल्व हो सकते हैं इधर, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सिंपली निकालो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैंने आपको बोला था डायरेक्टली लिख लो, जो स्पिन ओनली वैल्यू है उसको n × n+1 n+2 सॉरी। ठीक है, प्लस L × L+1। ठीक है, आप ऐसे निकाल लोगे यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एन क्या है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पे लिख लो +2 +1 -1। ठीक है, सॉरी 0 -1 -2। ठीक है, यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 + 2। ठीक है, प्लस एल निकाल लो, एल कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 +2 +0 -1 -2 से ये कैंसिल हो गया, 4 -1 आ गया 3, तो एल की वैल्यू आ गई 3, तो 3 × 3 + 1। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 27। तो अंडर रूट ऑफ 27 क्या हो जाता है, 3 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, बेसिकली 3√3 3 × 1.73। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 5.1 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, इस तरह से आप निकालोगे अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आती है निकालने को। सपोज ये कॉम्प्लेक्स आपके पास आ गया है और आपसे बोला है कि स्पिन ओनली वैल्यू निकालो, तो आप सिर्फ किसकी वैल्यू निकालोगे, अगर सपोज आपसे पूछा जाता स्पिन ओनली वैल्यू, तो स्पिन ओनली वैल्यू आप कैसे निकालते, अंडर रूट ऑफ n × n+2। ठीक है, तो n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं वो, 3 × 3 + 2। ठीक है, तो आप ना ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो,
जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं ना, तो वैल्यू आपकी 3.8 3.9 के बीच में आएगी। ठीक है, सपोज मैंने 3.8 बोर मैग्नेटॉन लिख ली। वैसे ही अगर n की वैल्यू आपके पास 1 आती है, तो स्पिन ओनली जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 1.73। वैसे ही अगर आपके पास सपोज n की वैल्यू 2 है, तो आ जाएगी ऐसे 2.8, ऐसे लिख सकते हो आप। n इक्वल्स टू 3 के लिए इतनी, 4 होता तो 4.9, 4.8 4.9 के बीच में वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे आप मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो ये आ गया ट्रिपली डीजनरेट वाला केस। ठीक है, सिमिलरली नॉन डीजनरेट या फिर डबली डीजनरेट वाले कैसे करोगे, इसके लिए क्वेश्चन करो। जैसे कि आपके पास है, एग्जांपल के थ्रू करते हैं, COCl4 2 माइनस। ठीक है, COCl4 2 माइनस में कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगेन D7। ठीक है, और टेट्राहेड्रल है ये। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल है तो आपके पास कैसा आ जाएगा ये, ऐसे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कैसा है हमारे पास स्टेट, नॉन डीजनरेट। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलरली इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करूं, इसके लिए जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो देखो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैंने आपको बताया था आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 3 इंटू 3+2 क्या आ जाएगी आपको, स्पिन ओनली वैल्यू आ जाएगी। मैंने बोला था इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 3.8 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो क्या आती है आपके पास, 4.50 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है इसके लिए वो ज्यादा आती है स्पिन ओनली वैल्यू से। तो रीजन तो मैंने आपको जैसे बताया था, बट एक बार देखो समझ लो इसको। अगर हम देखो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए एस की वैल्यू निकाले, क्या आएगी 3/2। और अगर आप एल की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, निकाल लेना। यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2, तो यहाँ से आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है हमारे पास जो टर्म सिंबल होता है, 2s+1 एल, और इधर जे आता है ना। तो 2s+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3/2 +1। ठीक है, एल कितना है 3 है, तो 0 1 2 3 क्या आता है, S P D F। तो ये क्या आ जाएगा F। ठीक है, जे वैल्यू निकालते हैं अभी, तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4F। ठीक है, अब देखो जो जे वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारे पास, ये तो कैसा है हमारे पास मोर देन हाफ फील्ड है, तो L+F हमारे पास ग्राउंड स्टेट वाली होगी। लेकिन फर्स्ट एक्साइटिंग, सेकंड, इस तरह से हम लेवल्स निकाल सकते हैं ना कौन कौन से होंगे। तो जे वैल्यू किस कहाँ से कहाँ तक होती है, L+S से होती है हमारे पास L-S तक। ठीक है, L-S तक। तो L+S कितना है देखो, L+S है 3 + 3/2 से लेके हमारे पास 3 - 3/2 तक। ठीक है, तो कहाँ तक आ गया ये आ गया हमारे पास 9/2 से लेके 3/2 तक। 9/2, फिर क्या आ जाएगा 7/2। ठीक है, 5/2 एंड देन 3/2। ठीक है, ये सारे पॉसिबल जे वैल्यूज है। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। तो हम ये बोल सकते हैं, आपको पता है ग्राउंड स्टेट वाला कौन सा होगा, जब हमारे पास वैल्यू L+S होगी जे की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 4F, जे वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। ठीक है, और 4F फर्स्ट एक्साइटिंग आ जाएगा इसका कौन सा, 4F 7/2। फिर आ जाएगा नेक्स्ट 4F 5/2। फिर इससे नेक्स्ट आ जाएगा 4F 3/2। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है देखो, रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वैल्यू होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो काफी क्या होती है, कम होती है, लेस वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट होके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इनके बीच में एनर्जी गैप होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके हायर लेवल में चल जाते हैं, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो इनकी स्पिन ओनली वैल्यू है उससे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है। ठीक है, तो आपने देखो मैंने आपको बताया था कि लेंथेनाइड्स में दो केसेस थे, सिमेरियम। ठीक है, एक मिनट, मैंने आपको दो केसेस बताए थे, एक मैंने आपको बताया था सिमेरियम +3 का,
ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था यूरोपियम प्लस सी का। अब ये लेंथेनाइड्स है, इनके लिए आपको पता है कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। अगर आप यूरोपियम के लिए और सेमेरियम के लिए देखते हो, ठीक है, तो जो यूरोपियम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आती है कैलकुलेट करके, वो आएगी आपके पास 0, ठीक है, और जो सेमेरियम है इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आती है 0.85, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होती है यूरोपियम की वो आती है 3 to 3.5, और जो सिमेरियम होती है इसकी वैल्यू होती है 1.4 to 1.7 बोहर मैग्नेटॉन्स में है ये वैल्यू, ठीक है, तो ये आती है। अब देखो, इसका भी यही रीजन होता है कि यहाँ पे भी जो ग्राउंड स्टेट और जो एक्साइटेड स्टेट होती है, इनके बीच में जो गैप होता है वो काफी कम होता है। जैसे मैंने ये बताया ना आपको, ये जे लेवल्स बताए, इन जे लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफी कम होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट होता है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू काफी कम होती है, ठीक है, काफी कम होती है इसकी वैल्यू, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर भी। और जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट की थी 0, वो वैल्यू बढ़ के इतनी हो जाती है। आपको लेंथेनाइड में मैग्नेटिक मोमेंट जैसे निकालते वैसे निकालनी है, बस एक्सेप्ट फॉर दीज टू। अगर आपके पास क्या बोला है कि कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो ऐसे होगी, या फिर आपको मेंशन कर दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे या स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर के ऊपर, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आपको बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट नहीं होंगे, ठीक है, वो फ्रीजिंग मतलब यहीं रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगी वही हमारे पास आएगी किस पे, मैग्नेटिक मोमेंट 0 डिग्री या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है या फिर रूम टेम्परेचर मेंशन किया है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएगी, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 बार पेपर में आ चुका है, सिमेरियम और यूरोपियम का। या तो आपसे पूछ लेते हैं कि इसकी एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, या फिर ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या, हम कैलकुलेट करते 0 होती है और आती है हमारे पास 3 to 3.5 है। रीजन क्या है इसका, स्पिन ऑर्बिट। कई बार इसी से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसकी कैलकुलेटेड और एक्चुअल मैग्नेटिक मूवमेंट में ना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट इसके लिए काफी कम होता है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन ये आ जाता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि जो हायर जे लेवल होता है, इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा होती है। मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर चले गए, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक से मिल जाएंगे, आराम से 6-5 क्वेश्चन तो इधर से मिल जाएंगे जब भी आप ईवाईक्यू करोगे, तो इसी से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे काफी ज्यादा, ठीक है। तो बैक टू आवर टॉपिक, हम क्या कर रहे थे कि जैसे COCl4 था, ये किस कैटेगरी में था, नॉन डीजनरेट, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रही थी हमारे पास, ज्यादा आ रही थी स्पिन ओनली वैल्यू से, एंड द रीजन आई हैव एक्सप्लेन थ्रू यू, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह से आ जाते हो, तो इसके लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, वो आपके पास फॉर्मूला होता है कैसा, वो आपके पास फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, जो आ जाएंगे कौन होंगे वो, जो कि हमारे पास डबली डीजनरेट होंगे, डबली डीजनरेट, ठीक है, और आपके पास कैसे होंगे, ट्रिपली डीजनरेट, ठीक है, ट्रिपली डीजनरेट। तो ये आपके पास केसेस हो, सॉरी, ट्रिपली डीजनरेट नहीं, नॉन डीजनरेट, यहाँ पे लिख लो नॉन डीजनरेट, यहाँ पे आ जाएगा नॉन डीजनरेट, ठीक है। डबली डीजनरेट या फिर नॉन डीजनरेट जो होंगे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास, देखो, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू एस इंटू 1 - अल्फा लेमडा अपॉन डेल्टा नॉट। जो लेमडा होता है वो अभी अभी देखा था हमने, क्या होता है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी, कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। और जो अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू आपने याद रखनी है 240, ठीक है, और यहाँ लिख लेने हैं टर्म्स मैंने आपको ऑर्डर डायग्राम करवाई थी तब भी ये करवाया था, DFFDS, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, और 2 3 4 5 6, तो इन इन टर्म्स के लिए आपके पास ये आ जाएगी अल्फा की वैल्यूज, ठीक है। और आपके पास जो बाकी सारी वैल्यूज एग्जाम में गिवन होगी, है ना।
अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और ठीक है यही वैल्यूज होती है अल्फा की, 240 जो है 240, ठीक है ये कांस्टेंट होगी। आपने ये याद रख लेना, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखोगे आप किसके लिए, जैसे D5 लेते हो आप, हाई स्पिन मैग्नीज वाला केस लेते हो, उसके लिए देखो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी उसके लिए अल्फा की वैल्यू। ठीक है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 का मतलब है म्यू इफेक्टिव विल बी इक्वल टू म्यू एस। तो मैंने आपको सारे केसेस करवा दिए हैं। क्या ध्यान रखना है, देखो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं लेंथेनाइड्स आयन के लिए, ट्रांजिशन मेटल के लिए। इधर मैंने आपको बता दिया इसके लिए फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जी अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन। फिर आपको जी की वैल्यू निकालनी होती है, वो क्या होती है 3/2 प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2 जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, यहाँ से निकालोगे। इसमें मैंने आपको एक्सेप्शंस बता दी दो, कौन सी, यूरोपियम +3 एंड सिमेरियम +3। इनके लिए जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो हमारे पास क्या आती है, एट रूम टेम्परेचर वो ज्यादा होती है कैलकुलेटर से। क्यों होती है, रीजन आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालते हो तो ऑर्बिटल मोशन में क्वेंचिंग हो जाती है, इसलिए हम इसमें स्पिन ओनली वैल्यू निकालते हैं। और स्पिन ओनली वैल्यू कब निकालनी है, जब गिवन होगी। ठीक है, उसके अलावा आपने अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालनी है। ठीक है, अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, उसके लिए दो केसेस आपको करवा दिए थे, एक तो ट्रिपली डीजनरेट हो गया और एक नॉन डीजनरेट एंड डबली डीजनरेट वाला आ गया। ट्रिपली डीजनरेट के लिए आपने ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है, और आपने नॉन डीजनरेट और डबली डीजनरेट के लिए आपने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म के लिए जो लास्ट में आपको एग्जांपल करवाया था वो करना है। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने आपको बता दी है स्टार्टिंग में जो भी थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, जी वैल्यू आपने निकालना सीख ली है, स्पिन ओनली वैल्यू, टेम्परेचर, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी ये सीरीज पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।